आप जो हैं वो तमाम आदिवासी समाज से मिलते हैं, विभिन्न आदिवासी जो हैं, विभिन्न जाति के हैं, उनसे मिलते हैं। तो आपको मिल के क्या कॉमन फैक्टर क्या लगे? क्या कॉमन समस्या अगर सभी जनजाति को हम देखें तो कॉमन समस्या अगर एक समस्या 1-2 समस्या में अगर उसको बाँधना हो, तो कॉमन समस्या क्या देखें आप? देखिए, आदिवासियों की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समान मिलेंगी आपको आदिवासियों में, लेकिन उसके बावजूद अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग समुदाय में, अलग-अलग तरह की चुनौतियां हैं आदिवासियों के सामने। जो बड़े आदिवासी समुदाय हैं, मसलन अगर आप झारखंड की अगर बात करें तो जो संथाल आदिवासी समुदाय है या उरांव आदिवासी समुदाय है या मुंडा आदिवासी समुदाय है, वो आंदोलन के ज़रिए या अपने सामाजिक दबाव के ज़रिए अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। वो सरकारों पर भी दबाव बना सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए संथाल परगना है या छोटा नागपुर प्लेटू है या आपका कोल्हान का जो रीजन है, वहाँ पे हो आदिवासी काफ़ी जागरूक हैं, संगठित हैं। पूरे भारत में जहाँ पे भी जंगल है और जंगल के अलावे भी आदिवासी जो हैं वो निवास करते हैं। झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और तमाम जगहों पे आदिवासी रहते हैं और उनका हक अधिकार जल जंगल ज़मीन की बात जो है वो हमेशा की जाती है। कोई भी आंदोलन हो वो जल जंगल ज़मीन को लेकर लगातार आदिवासी जो हैं वो अपना हक अधिकार को मांगने के लिए आंदोलन छेड़ते रहते हैं। उसी में एक मांग है पी पेशा कानून। यदि पीप ऐसा कानून लागू होता है तो आदिवासियों का जो हक अधिकार है, जल जंगल जमीन जो है, जो खनिज संपदा है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिल पाएगा। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं। ये तमाम पूरे भारत में जहाँ भी आदिवासी हैं उनके साथ रहते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। उनमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उनको जानते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं वैसे शहरवासियों को, वैसे लोग जो नहीं जानते आदिवासियों को, उनको बताने का कोशिश करते हैं कि ये भी भारत के हिस्सा हैं और ये भी भारत के लोग हैं, जो कि ऐसे समाज जो बहुत ही सभ्य है, बहुत ही सादगी से जीना पसंद करता है, बहुत शांति प्रिय है। श्याम सुंदर जी, अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। पी पेशा कानून को लेके एक कार्यशाला की जा रही है। आप तमाम जगहों पे घूमते हैं, आदिवासियों के साथ रहते हैं, झारखंड के भी तमाम आदिवासियों के साथ साथ आपने समय व्यतीत किया है, उनके साथ खाना खाया है, उनसे उनको जाना है। क्या कुछ कहेंगे झारखंड के आदिवासियों के लिए और क्या पी पेशा कानून कितना आवश्यक है? जब आप उनके ज़मीनी हकीकत पे जाते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, बहुत ही ज़रूरी कानून है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और लंबा समय हो चुका है। 1996 में ये कानून पास हुआ है। कई राज्यों ने बहुत देरी की इसको लागू करने में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। झारखंड में अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसा राज्य जहाँ बड़ी संख्या आदिवासियों की है, वहाँ ये कानून लागू नहीं हुआ है। मोटे तौर पर देखिए, बहुत बारीकियां हैं जो इस वर्कशॉप में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन मोटे तौर पे कहें तो जो आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था है, जो उनके कस्टमरी लॉ हैं और उनकी जो पहचान है, उनका जो उनकी भूमि पर, जल जंगल ज़मीन पर जो अधिकार है, उसका जो प्रबंधन है, उसके अधिकार से जुड़ा हुआ ये कानून है जो भारत की संसद से पास हुआ। उस पर झारखंड में काफ़ी डिबेट चल रही है। पीछे सरकार की तरफ से भी एक ऐसी ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अलावा भी अलग अलग संगठन हैं जो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र में ये ज़रूरी भी है और ये अच्छी बात भी है कि एक ज़रूरी कानून, उस पे अगर कोई विवाद है, अगर आदिवासियों के संगठनों को ये लगता है, आदिवासियों के नेताओं को ये लगता है कि उसे डाइल्यूट किया जा रहा है, उसको उस तरह से लागू नहीं किया जा रहा है जो कानून की भावना है, तो मुझे लगता है उस पर चर्चा और बहस बहुत ज़रूरी है। और जितने भी पक्ष हैं, चाहे उसमें सरकार है, चाहे उसमें आदिवासी समाज के लोग हैं, संगठन हैं, उन सभी के बीच में चर्चा होनी चाहिए, और इस तरह की चर्चा से ही जो कानून बेस्ट रूप में लागू हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये कई बार ये भी आशंका जताई जाती है कि इस बहस की वजह से और डिले हो रहा है कानून। लेकिन अगर इतने सालों तक इंतज़ार हुआ है और अगर और 6 महीने में
बहस के ज़रिए कोई ऐसा समाधान निकल सकता है जो न सिर्फ झारखंड को एक अच्छा कानून दे, बल्कि बाकी राज्य जहाँ पे ऐसा 1996 लागू है, वहाँ भी वहाँ के लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें। तो इस बहस में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती, बट हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि बहुत लंबे समय तक बहस ही चलती रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाद सिर्फ विवाद के लिए होता है, तो वैसा ना हो। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में बहस का हमेशा स्वागत होना चाहिए, जो झारखंड में हो रहा है। अ, जब हम झारखंड के उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे मूल रूप से आदिवासी रहते हैं और वहाँ पे मुख्य जो खनिज संपदा है, चाहे वो बॉक्साइड हो या फिर कोयला हो या फिर और तमाम चीज़ें हों, यदि हम बॉक्साइड के एरिया में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि सिर्फ बॉक्साइड का सिर्फ वहाँ से दोहन हो रहा है, लेकिन जो उसके मूल मालिक हैं, जो रैयत हैं, वो आज भी वही स्थिति यथास्थिति बने हुए हैं। उनका घर यदि देखा जाए तो उनका घर भी वही खपड़ा का है, ना सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, ना बच्चों को देने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, और जो कंपनी उसका दोहन कर रही है वो करोड़ों अरबों की मालिक बन के बैठी है। इसको कैसे देखें? देखिए, ये तो सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है, ये तो पूरे देश का मसला है कि ये कहा जाता है कि देश में जितना विस्थापन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा आदिवासियों का विस्थापन हुआ है। विस्थापन को शायद नहीं रोका जा सकता है, ना पलायन को रोका जा सकता है, लेकिन जो पुनर्वास है, पुनर्वास कानून के हिसाब से हो, उचित पुनर्वास हो, उनके उनका जो ज़मीन आप ले रहे हैं, उनका जो मिनरल्स आप ले रहे हैं, उससे जो कमाई कर रहे हैं, उसका कम से कम एक सम्मानजनक हिस्सा आदिवासियों को मिले, ये इंश्योर करना चाहिए। इसको लेके कानून भी मौजूद हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट, बहुत सारे कानून इस तरह के मौजूद हैं जिनसे ये अगर उसको आप ढंग से लागू करें तो आदिवासियों का अच्छा पुनर्वास हो सकता है। जहाँ तक कंपनियों का सवाल है, कंपनियों की प्राथमिकता हमेशा मुनाफा ही रहेगा। सवाल ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी रखें कि जो कंपनियां हैं वो मुनाफा आदिवासियों के पुनर्वास की कीमत पर तो नहीं कमा रहे हैं। जो उनको वादा किया गया है वो वादा पूरा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देश के किसी भी राज्य में जाएं, जब आप आदिवासियों से मिलते हैं तो न सिर्फ आप ये पाते हैं कि उन वो आज भी खपरेल के घर में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो उतना नहीं है कि उनकी आर्थिक हालत ख़राब है, बल्कि उनको बहुत तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। क्योंकि जब माइनिंग होती है तो धूल उड़ती है, जब माइनिंग कोयले की माइनिंग होती है तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बॉक्साइट की माइनिंग होगी तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेड़ काटे जाएंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग आदिवासियों के विस्थापन का सवाल उठाते हैं, वो दरअसल नहीं चाहते कि आदिवासी शहर में आए। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी को अगर आप शहर में बसा भी दें, एक प्लॉट दे भी दें, बहुत अच्छी जगह पे भी दे दें, सवाल ये है कि जंगल से जो उसको जीविका मिलती है, जंगल से जो उसे वन उत्पाद मिलते हैं, जंगल से उसे जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, आज भी ये कहा जाता है कि 60 से 70% उसकी जो इनकम है वो जंगल से होते हैं। तो आपको उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप उसके लिए जंगल में उसके घर के आसपास जहाँ प्रदूषण कम हो, जहाँ वो सहज हो, जहाँ वो सुरक्षित महसूस करे, वहाँ पर अच्छे स्कूल्स बनाएं, अच्छी आंगनबाड़ी बनाएं, उनके पोषण का इंतज़ाम करें और फिर उनको ये चॉइस दें कि वो देश या दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं। ये उनका चॉइस मुझे लगता है होना चाहिए। उनको आप अवसर प्रदान कीजिए, उन पे आप थोपिए मत पलायन। तो फोर्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी उनकी ज़मीन के नीचे से मिनरल आप निकाल लेते हैं, लेकिन उनका जो पुनर्वास होना चाहिए वो चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, हर राज्य में ये शिकायतें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, आप जो हैं वो तमाम आदिवासी समाज से मिलते हैं, विभिन्न आदिवासी जो हैं विभिन्न जाति के हैं उनसे मिलते हैं, तो आपको मिल के क्या कॉमन फैक्टर क्या लगे, क्या कॉमन समस्या, अगर सभी जनजाति को हम देखें तो कॉमन समस्या, अगर एक समस्या एक दो समस्या में अगर उसको बांधना हो तो कॉमन समस्या क्या देखें आप?
देखिए, आदिवासियों की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समान मिलेंगी आपको आदिवासियों में, लेकिन उसके बावजूद अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग समुदाय में, अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ हैं आदिवासियों के सामने। जो बड़े आदिवासी समुदाय हैं, मसलन अगर आप झारखंड की अगर बात करें, तो जो संथाल आदिवासी समुदाय है या उरांव आदिवासी समुदाय है या मुंडा आदिवासी समुदाय है, वो आंदोलन के ज़रिए या अपने सामाजिक दबाव के ज़रिए अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। वो सरकारों पर भी दबाव बना सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए संथाल परगना है या छोटा नागपुर प्लेटू है या आपका कोल्हान का जो रीजन है, वहाँ पे हो आदिवासी काफ़ी जागरूक हैं, संगठित हैं। तो जो बड़े आदिवासी समुदाय हैं, उनमें जागरूकता है, उनमें संगठन है, वो दबाव बना पाते हैं। लेकिन जो छोटे आदिवासी समुदाय हैं, मसलन पहाड़ियाँ हैं, ख़ासतौर पे जैसे सौरिया पहाड़ियाँ है यहाँ पे, या बिरहोर है, जो बहुत छोटे आदिवासी समुदाय हैं, जो बिल्कुल मतलब ये समझिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, बहुत ही हालत ख़राब है। हम लोग कई गांवों में उनके गए हैं। तो उन आदिवासी समुदायों की चुनौती बिल्कुल अलग है। उनकी चुनौती सर्वाइवल की है, खुद को ज़िंदा रखने की उनकी चुनौती है। जो बड़े आदिवासी समुदाय हैं, उनको अपनी भाषा, संस्कृति, अपने कस्टमरी लॉज़ को कैसे बचाए रखें, अपनी ज़मीन को कैसे बचाए रखें, अपने बच्चों के लिए कैसे एक बेहतर भविष्य वो हासिल कर सकते हैं, कैसे वो अपने आरक्षण को बचा सकते हैं, कैसे वो संविधान में मिले अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। उनकी उनकी जो लड़ाई है, वो एक बेहतर ज़िंदगी की लड़ाई है। तो एक तरफ वो आदिवासी हैं जिनके सामने ज़िंदा रहने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ वो आदिवासी हैं जो जिनके बेहतर भविष्य की लड़ाई है। तो अलग-अलग और अलग-अलग राज्यों में भी कई राज्य हैं जहाँ थोड़ा-सा बेहतर है स्थिति, कई राज्य हैं जहाँ बिल्कुल ही स्थिति बहुत ख़राब आपको मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आदिवासी, सारे आदिवासियों की एक जैसी ही चुनौतियाँ मोटे तौर पर, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दो मुद्दे आदिवासियों के लिहाज से देश के स्तर पर, दो मुद्दे अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें, तो एक है ज़मीन का और दूसरा है पहचान का। कि जितने भी, चाहे आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से लेके आसाम की बात करें या त्रिपुरा की बात करें, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, इवन इवन हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो ज़मीन और पहचान के ये दो बड़े मुद्दे हैं। पहचान में भी दो तरह के मुद्दे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक ये कि आदिवासी कौन है, किसको आप आदिवासी कहेंगे, उसमें अभी उसके जो उसके जो मापदंड हैं, उस पर भी बहस चल रही है। नए बहुत नए मतलब आपको मिलेंगे बहुत सारे। झारखंड में भी जैसे कुर्मी समुदाय है जो बंगाल में और झारखंड में, वो कह रहा है हमें, हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय है, आसाम में सरकार टी ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, मूलतः वो आदिवासी हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा आज तक नहीं दे रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनको वादा किया गया। तो पहचान और ज़मीन, ये 2 मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे हैं जो देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आदिवासियों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। धन्यवाद श्याम सुंदर जी, हम थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थैंक और यू, हमें थैंक विशेष जानकारी देने के लिए। जो तमाम आदिवासी समाज को नहीं जानते हैं, यू। जी, जी। उनके लिए ये बहुत ही ज्ञानफुल होगा। और तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, वो इससे पता लगा पाएंगे कि वाकई में आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं, जी, जी, और जी। आप उनको ग्रास रूट से देखते हैं। जी। इसलिए आपको एक बार फिर धन्यवाद, और थैंक उनको यू, थैंक पहचान यू। दिलाने के तो लिए। भैया, झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ 24/7 को आप सब्सक्राइब करें, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, तो इनकी मेहनत सफल होगी अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और देखने के लिए। झारखंड एक्सप्रेस 24/7, मैं अवधेश रांची से, कैमरामैन प्रकाश के साथ।